बात उत्तर प्रदेश में आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में सीएम योगी की संघ प्रमुख से मुलाकात हो सकती है। 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले भागवत और योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सीएम योगी ने यूपी में सत्ता के हैट्रिक के लिए सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। यहाँ संघ भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। खास करके सीएम योगी और संघ प्रमुख के बीच हाल के दिनों में मेलजोल बढ़ा है। 4 महीनों में दूसरी बार दोनों मिलने वाले हैं। इससे पहले अयोध्या में धर्मध्वजा समारोह में दोनों मिले थे। हालांकि तब मुलाकात में बातचीत की जानकारी सामने नहीं आई थी। अब एक बार फिर दोनों मिल सकते हैं। इस मुलाकात का एजेंडा संगठन और सरकार के बीच तालमेल, विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी, हिंदुओं को संगठित करना और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करना है। मोहन भागवत समय समय पर राज्यों के नेतृत्व से मुलाकात कर संगठन की प्राथमिकताओं और वैचारिक मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। तो वहीं सीएम योगी हिंदुत्व की राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक है। ऐसे में जब दोनों मिलेंगे तो वैचारिक और रणनीतिक चर्चा जरूर होगी। खासकर हिंदू जातियों और जातियों के बंधन से अलग करके एक ही मंच पर कैसे लाया जाए ताकि पीडीए फैक्टर खत्म हो जाए। भारत से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को देखिए किस तरह से बाहर करने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। एसआईआर तक कराया गया, लेकिन घुसपैठियों ने इलेक्टोरल रोल में यहां पर घुसपैठ कर लिया है। इसे रोकने के लिए भागवत ने 3D प्लान तैयार किया है। 3D यानी कि डिटेंशन, डिपोर्ट और डिलीट। भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी से लेकर बंगाल तक में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी अलग ताल ठोक रही है तो अखिलेश एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक नया प्लान दिया है, 3D प्लान, जिसमें पहला डी है डिटेक्शन यानी पहचान, दूसरा डी है सरकारी दस्तावेजों से डिलीशन यानी नाम हटाने का, और तीसरा डी है डिपोर्ट यानी देश से बाहर करने का। घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें। भागवत के इस नए आह्वान ने घुसपैठियों में खौफ पैदा कर दिया है। चुनावी साल में पश्चिम बंगाल सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है। आज एक दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल की नदिया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने श्री सरस्वती ठाकुर की 192वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। धार्मिक अनुष्ठानों में भी शामिल होते दिखाई दिए। और यहाँ मंच से ही गृह मंत्री ने मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए हिंदुत्व को एक रहने का संदेश दिया। मतुआ समाज ने भी समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ा है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया। दरअसल बीजेपी लगातार बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अमित शाह ने मायापुर इस्कॉन में हिंदू समुदाय, खासकर वैष्णव और मतुआ से जुड़े लोगों को संबोधित किया। बंगाल में मतुआ समाज राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। बंगाल में मतुआ समुदाय 45 से 55 विधानसभा सीटों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो किसी भी पार्टी की हार जीत पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे धार्मिक स्थलों पर बीजेपी हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की छवि को मजबूत करती है ताकि हिंदुत्व वोट बैंक को एकजुट कर सके। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फॉल्कन स्क्वाड का पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कश्मीरी पंडितों को मारने की धमकी, तो वहीं मुस्लिम जाबाज फोर्स ने भी यहां पर धमकी दी है। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। कश्मीरी पंडितों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। तो फॉल्कन स्क्वाड का पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है। इन सब के बीच आप देखिए मुस्लिम जाबाज फोर्स लौट आई है 36 साल पुरानी। घाटी में कौन किस तरह से यहाँ कश्मीरी पंडितों को टारगेट बना रहा है, उसको लेकर भी जांच की जा रही है और साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। एआई समिट में भारत की भद्द पिटवाने वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर सरकार का हंटर चला है। चाइनीज रोबोट को अपना बताने का झूठ का खुलासा जैसे ही हुआ, इस मामले में बड़ा एक्शन ले लिया गया और यूनिवर्सिटी को भारत मंडपम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पेविलियन की लाइट काटी गई, फिर स्टॉल को खाली करने को कहा गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुंह छिपाकर भागती नजर आई और ये सब हुआ उनके इस झूठ की वजह से। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण। यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट जारी कर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में है तो बच्चों को जबरन पवेलियन भेजा गया है, हालांकि स्टाफ गायब है।
दूसरी ओर प्रोफेसर साहिबा अब भी अड़ी हुई है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। AI समिट में शामिल होने के बावजूद मैनेजमेंट शायद ये भूल गया था AI हर झूठ पकड़ सकता है। तो वहीं गलगोटिया प्रकरण के बाद अब देखिए सरकार ने उसे भले ही समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इस आयोजन को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर बीजेपी ने अब जमकर पलटवार किया है। दरअसल गलगोटिया मामला पूरी दुनिया में ट्रोल हो रहा है। मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, उसने भी मोदी सरकार की इस समिट पर खिंचाई की है, जिसे राहुल गांधी ने भी अपने हैंडल पर रीपोस्ट कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद अखिलेश ने भी मोर्चा खोल दिया। अखिलेश ने समिट की वजह से लग रहे जाम और अव्यवस्थाओं को लेकर तंज कसा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। अगर भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है तो राहुल गांधी चाहते हैं कि ये धब्बा लगाएं, भारत का नाम खराब कैसे हो, यही षड्यंत्र कांग्रेस के हेडक्वार्टर में चलता रहता है। तय है ये प्रकरण इतनी आसानी से मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाला। दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट का तीसरा दिन आज था और बेहद धमाकेदार ये दिन रहा। आज कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होने के लिए पहुंची है। टेक दिग्गज सुंदर पिचाई हो या फिर फ्रांस और स्पेन जैसे देशों के राष्ट्रपति भारत के इस आयोजन में न सिर्फ बढ़ चढ़कर यहाँ शामिल होते हुए दिखाई दिए, बल्कि कई वेंचर्स की शुरुआत भी यहाँ करते हुए दिखाई दिए। AI सेक्टर में जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, इन देशों की मौजूदगी भरोसा बढ़ा रही है। समिट में शामिल होने पहुंचे कई देशों के प्रमुखों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे से लेकर स्पेनिश राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज तक शामिल रहे। लेकिन सबसे खास मुलाकात रही गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई की। सुंदर पिचाई ने इस मौके पर एक बड़ी घोषणा भी की। And today we are excited to announce a partnership between Google DeepMind and the Indian government as part of the Global National Partnerships Program. This will broaden access to frontier AI capabilities for national priorities. दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने इंडो फ्रेंच AI कैंपस की शुरुआत की। ये AI के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत है। इसका इकोसिस्टम है जो दुनिया के देशों और टेक दिग्गजों को आकर्षित कर पा रहा है। मालेगांव की मेयर के दफ्तर से टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर शुरू हुआ विवाद महाराष्ट्र में अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब खबर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर से, जहां पर टीपू सुल्तान के नाम पर रखा गया चौक चर्चा में है। हिंदुवादी संगठन इसका नाम बदलने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर का ये चौक शहर का एक प्रमुख चौराहा है। 2016 में जब इसका नामकरण हुआ था तो इसके प्रस्तावक मौजूदा मेयर डिंपल मेहता थी। साल 2021 में एक और प्रस्ताव आता है, वो ये होता है कि जो भी गली सड़क चौराहों के जो नाम हैं जो रखे हुए हैं उनको नहीं बदला जाएगा। और इसकी जो प्रस्तावक उस वक्त बनी साल 2021 में, वो डिंपल मेहता बनी। लेकिन हिंदुवादी संगठन मानने को तैयार नहीं। मीरा रोड मीरा भाईंदर ये हमारे हिंदू राष्ट्र में है। हमारे इस हिंदू राष्ट्र में ऐसा कोई भी टीपू के नाम का कोई भी चौक हम लोग इधर सहन करेंगे नहीं। टीपू सुल्तान का इतिहास पूरा हिंदुस्तान जानता है। टीपू सुल्तान ने किस प्रकार से लाखों हिंदुओं का हत्या की। बदले ना बदले उनकी मर्जी, उनका सत्ता है। मालेगांव से शुरू हुआ ये शोर इतनी आसानी से थमता नहीं दिख रहा। वहीं महाराष्ट्र में अब मुस्लिम आरक्षण पर फुल स्टॉप लग गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी करके 10 साल पुराने उस सरकारी आदेश को ही कैंसिल कर दिया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। हालांकि पिछले 12 सालों से ये आदेश इनवैलिड रहा है। जुलाई 2014 में कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन की सरकार ने इसे अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन तय समय में विधानसभा से पास नहीं कराया जा सका। अक्टूबर 2014 में सरकार बदल गई। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना सरकार बनी। नई सरकार ने नौकरी वाले मुस्लिम आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया। इस आदेश के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी और सेमी गवर्नमेंट नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। ये कार्रवाई उस बड़े विवाद के बाद हुई जिसमें आरोप लगा कि 28 जनवरी से 2 फरवरी 2026 के बीच 75 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों को रिकॉर्ड समय में अल्पसंख्यक दर्ज कराया गया, जिसके बाद फडणवीस सरकार ने फैसला लेते हुए विवाद की जड़ को ही खत्म कर दिया। हालांकि सरकार के इस फैसले से विपक्ष में नाराजगी जारी की है। हुमायूं कबीर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हुमायूं कबीर की पत्नी को पुलिस का नोटिस मिला है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का बड़ा आरोप लगा है। सरकारी जमीन पर घर बनाने का बड़ा आरोप लगा है। मुर्शिदाबाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये वही हुमायूं कबीर है जो कि बंगाल इलेक्शन से पहले सुर्खियों में बने हुए हैं और अब उनकी पत्नी को नोटिस दिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का बड़ा आरोप लगा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी की, जहां पर एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। इस दौरान बाजार में मौजूद एक मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहां लंबे अरसे से सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा गया था। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद कमेटी ने निर्माण कर रखा था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने 1 साल पहले ही अल्टीमेटम दिया था। बावजूद इसके मस्जिद कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। साथ ही अधिकारियों ने ये साफ संदेश दिया है कि अतिक्रमण कर भ्रम में न रहे। अतिक्रमण नहीं करें, या उन लोगों को भी मैं नोटिस, बहुत लोगों को अतिक्रमण का नोटिस करता हूं, उन लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी भ्रम में ना रहें, अपना अतिक्रमण स्वयं हटाएं। इसके अलावा बुलडोजर की मदद से आसपास के हिस्सों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यूपी की तर्ज पर अब बिहार में भी सम्राट चौधरी का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर जमकर गरज रहा है। अब बिहार में अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर भोपाल में बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने विधानसभा परिसर में कर्ज के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के विधायक खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ यहां नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। अब विरोध की इन तस्वीरों को देखिए, किसी के हाथ में डिब्बा है तो किसी के हाथ में गुल्लक, तो कोई पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहा है, जिस पर बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। राज्य की मोहन सरकार के खिलाफ ये जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य पर 4.94 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जनता से टैक्स लेने के बाद भी खजाना खाली है। घर में बच्चे भी साल भर में पैसे इकट्ठे करके गुल्लक भर लेते, लेकिन प्रदेश की सरकार ने जनता से पैसा लेके खजाना खाली कर दिया। कांग्रेस विधायकों के हंगामा और प्रदर्शन के बीच मोहन सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वहीं पंजाब के भटिंडा में पुलिस और किसानों के बीच जोरदार झड़प की जानकारी सामने आई है, जहां पर प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक यहां पर दागने पड़े। दरअसल गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान भटिंडा की तरफ मार्च निकालने की तैयारी में थे। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। किसानों को रोके जाने पर माहौल गर्मा गया। जियाउन गांव के पास स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने गांव को घेर लिया और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान कई किसानों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद किसान भटिंडा चंडीगढ़ हाईवे पर धरने पर बैठ गए। पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। देखना होगा कि ये गतिरोध कब तक सुलझ पाता है। उत्तर प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो चुका है, लेकिन नकल के भरोसे रहने वाले छात्र अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ नकल माफियाओं के लिए रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि अगर कोई नकल करता है या फिर नकल करवाता है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। दोषी पर आजीवन कारावास के साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यूपी में नकल रैकेट चलाने वालों के खिलाफ सुपर टीम बनाई गई है। 8033 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी का पहरा है। परीक्षा की निगरानी के लिए हर परीक्षा कक्ष में वॉइस रिकॉर्डर के साथ 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके जरिए हर हलचल पर लखनऊ से नजर रखी जा रही है। प्रश्न पत्रों के लिए रिजर्व सेट और कॉपियों पर माइक्रो मार्किंग की गई है। इतने सेफ्टी फीचर्स के बावजूद भी अगर नकल माफियों को डर नहीं लग रहा है तो ये वॉर रूम को देख लीजिए। लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से बकायदा हर रूम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। यहीं से बैठकर देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, नकल ना हो। लखनऊ के नकल को कंट्रोल करने वाला ये वॉर रूम योगी सरकार के नकल माफिया पर सबसे बड़ा स्ट्राइक है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर पुणे से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक लड़की के परिवार वालों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसे किडनैप कर लिया गया, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है और लड़की के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। यहाँ पे पूरा गांव जो है वो बंद किया है और यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त है वो बड़े पैमाने पे लगा दिया है। अभी पीड़ित लड़की के परिजन है, उनका कहना है कि अगवा किया है।
क्योंकि दिन दहाड़े लड़की को अगवा करने की खबर सामने आते ही लोग उग्र हो गए, थाने का घेराव किया, सड़क पर जमकर प्रदर्शन शुरू हो गया, जगह जगह आगजनी होने लगी। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा, लोग नारेबाजी करने लगे क्योंकि न लड़की मिली है न आरोपी पकड़े गए हैं। किडनैपिंग की इस घटना को उसकी मां और भाई की आंखों में मिर्च डालकर किया गया। आरोप जहीर हारून शेख और अयान हारून शेख पर लगा है, जिसके कारण यहां मामला हिंदू मुस्लिम हो गया है। हालांकि अब पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन जिस तरह से लड़की का अपहरण हुआ है उससे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और शूटर के बीच एनकाउंटर की जानकारी है। तो देखिए, जालंधर से यह खबर है, जहां पर कौशल चौधरी गैंग का शूटर घायल हुआ है। मर्डर केस में फरार चल रहा था ये शूटर आकाश। और अब देख सकते हैं आप जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चौधरी गैंग की टेंशन अब बढ़ने वाली है, क्योंकि ये तस्वीरें अब कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, इसकी तस्दीक करती है। वहीं जम्मू के आरएसपुरा में बाल सुधार गृह से फरार 3 आरोपियों में से 2 पाकिस्तानी कैदियों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जम्मू के कुख्यात खौफ गैंग का सदस्य करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगातार जुटी है और जम्मू समेत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करणजीत सिंह गुग्गा जो है वही इस पूरे यहाँ पर उसी ने ये प्लानिंग की थी, ये पूरा मास्टरमाइंड था कि किस तरह से पहले कट्टा जो है देसी कट्टा वो उस बाल सुधार केंद्र तक पहुँचेगा। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों पाकिस्तानी आरोपियों को पकड़ लिया। ये दोनों जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में थे, कन्विक्टेड थे। एक 2021 से था, एक 2019 से था। इनको आज हमने एप्रीहेंड करके जे&के पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। वहीं फिलहाल पुलिस के लिए खौफ गैंग बड़ी चुनौती बन गई है। इसका नेटवर्क जम्मू से लेकर हरियाणा समेत दूसरे राज्यों तक फैल चुका है। गैंग का सरगना विकास सलाठिया और विक्की खौफ बताया जाता है, जिसके इशारे पर टारगेट किलिंग हो रही है। यूपी के सीतापुर में पति पत्नी का विवाद बीच सड़क पर तमाशा बन गया। पत्नी ने अपने ही टीचर पति को चौराहे पर भीड़ के बीच जमकर पीटा। पहले तो पत्नी ने बुर्का पहनकर पति की जासूसी की और जब पकड़ा गया तो आग बबूला हो गई और ये पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। देखिए, बुर्का पहने ये महिला बीच सड़क इस शख्स का कॉलर पकड़े हुए है। ये महिला इस शख्स की पत्नी है, जो बुर्का पहनकर पति की जासूसी कर रही थी। तभी उसने पति को एक महिला टीचर के साथ जाते देखा। गुस्से में पत्नी ने बीच सड़क ही पति का कॉलर पकड़ लिया। 4 साल से भैया ये बेवकूफ बना रहे दोनों लोग। जी। मैं इसकी बीवी हूँ। पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मौके पर मौजूद लोग महिला को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने पति पर थप्पड़ जड़ दिए। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। पत्नी का आरोप है कि उसके पति के स्कूल की एक महिला टीचर से अवैध संबंध है। उसने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुर्का में चोर, बुर्का में फर्जी वोटर। स्कूल कॉलेज में बुर्का पहनने को लेकर विवाद। बुर्के से जुड़ी इस तरह की खबरें हम सब ने देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन हैदराबाद से बुर्का से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर बैठने के लिए एक 21 साल के युवक ने बुर्का पहन लिया और पहुंच गया बस स्टैंड। बस स्टैंड पर इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो महिलाओं ने बुर्का हटाया और मोहम्मद नुमान की पोल खुल गई। दरअसल नुमान बस स्टैंड पर बुर्का पहनकर महिला यात्री के करीब बैठता था। शक तब हुआ जब उसे एक फोन कॉल आया। फोन पर बात करते समय यात्रियों ने गौर किया कि आवाज साफ तौर पर एक पुरुष की थी, जिससे पता चला कि बुर्का पहने हुए व्यक्ति महिला नहीं बल्कि पुरुष है। अब नुमान को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, लेकिन उसकी ये साजिश वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। और अब खबर गुजरात के मोरबी से, जहां पर भीषण सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, दुर्घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूटी सवार युवकों की कोई भी गलती नहीं थी। पूरी गलती तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ा रहे कार के ड्राइवर की थी। देखिए कितनी रफ्तार में कार दौड़ा रहा है और सीधे स्कूटर सवार युवक को जोरदार टक्कर मारता है, जिसके बाद दोनों सड़क पर गिर पड़ते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, लेकिन कार सवार उसी रफ्तार में कार लेकर फरार हो जाता है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार ड्राइवर की पहचान कर रही है, जिसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ। कार सवार सजग रहता, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता तो ये दुर्घटना नहीं होती। स्कूटी सवार सुरक्षित होते, लेकिन सड़क पर रफ्तार के रोमांच में उसने 2 लोगों की जान ले ली। सड़क पर आपकी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से भी दुर्घटना होती है। इसलिए आप जब भी सड़क पर चले विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि पीछे वाला इस कार ड्राइवर की तरह ही कोई हो सकता है।
और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसआईआर पर ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसी के साथ साथ उनकी ओर से कहा गया सूची से नाम जोड़ना हटाना कानूनी प्रक्रिया है, कोई अज्ञात नहीं भर रहा है फॉर्म। आपको ये भी बता दें, बिना सुनवाई किसी का नाम नहीं कटता। और ये सारा रिएक्शन जो है अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए थे उसके एवज में कहा गया है। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आज जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि मंडल आया था, हमने 1.5 घंटे बैठे, उनकी बात सुनी। उनकी जो काफी मांगे तो ऐसी थी जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके, उनको बताया हमने। देखिए, ये समिट के बाद अब भारत ने विशाखापट्टनम में किस तरह से इंटरनेशनल नेवल फ्लीट रिव्यू का आयोजन करके दुनिया को पूरी तरह से चौंका दिया है। भारत के बुलावे पर यहां 18 देशों के नौसेना पूरी तरह से जुट गई है, जिसको देखकर मुनीर शहबाज डरे हुए हैं, क्योंकि भारत ने पहले ही जंग की सूरत में नेवी का इस्तेमाल करने का ऐलान करके रखा हुआ है, जिसकी पहली झलक मुनीर ने विशाखापट्टनम में देख ली है। चाहे वो भारत के सबमरीन, शंकुल, वागशीर और सिंधुकृत हों या फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस कॉम्बैट फ्लीट, दुश्मन पर कहर बनकर टूटने की पूरी तैयारी है। डॉर्नियर और P-8I जैसे विमान आसमान के में मरीन कमांडो के साथ उड़ान भर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में भारत और दूसरे देशों की नौसेना एक साथ युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें सेशेल्स, इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड, ओमान, ईरानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, म्यांमार, वियतनाम, UAE, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, रशियन नेवी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका शामिल हैं। समुद्र के जरिए एकता की थीम पर आयोजित ये रिव्यू समुद्र में भारत के नेतृत्व को स्वीकारती है, जो पाकिस्तान की नींद उड़ाने और मुनीर को दहशत में लाने के लिए काफी है। वहीं दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने लॉरेंस गैंग को बड़ा झटका देते हुए गैंग का बेहद ही खास सदस्य बॉबी कबूतर को पकड़ लिया है। इसके नाम की तरह इसका काम भी कबूतरों वाला ही था, जो उसके टारगेट की रेकी किया करता था और सिद्धू मूसेवाला मर्डर में अहम भूमिका निभाई थी। बॉबी कबूतर ही लॉरेंस गैंग का वो गुर्गा था जिसने मूसेवाला की रेकी की थी और बेहद ही सटीक जानकारी शूटर्स तक पहुंचाई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट लंबे समय से बॉबी की तलाश कर रही थी। आखिरकार उसे सफलता मिल गई। आरोपी पिछले कई सालों से फरार चल रहा था। दरअसल लॉरेंस गैंग अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। यही वजह है कि उसने पंजाब में दहशत फैलाने के बाद मुंबई, यूपी और दिल्ली में अपने गुर्गे को एक्टिव कर रखा था। लेकिन स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग की कमर ही तोड़ दी। मुंबई में रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को धमकी और फायरिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार होना है, फिर यूपी में योगी फोर्स की स्ट्राइक और अब दिल्ली में एक्शन। लॉरेंस गैंग पर अब चौतरफा हमला हो रहा है और उसके गुर्गों पर स्ट्राइक जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक मामले ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यहां एक गांव के बुजुर्ग की मौत के बाद पूरा जिला 2 दिनों तक लगातार सुलगता रहा। आरोपी इलाके के SDM और उनके 3 सहयोगी ही निकले हैं। दरअसल इलाके में अवैध खनन की सूचना पर प्राइवेट थार से पहुंचे SDM और उनके सहयोगियों ने मामूली विवाद में 3 गांव वालों को बेरहमी से पीट दिया। इस दौरान गंभीर चोट लगने से एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर फैलते ही बवाल मच गया, जिसके बाद आदिवासी समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दबाव बढ़ा तो आरोपी SDM और उनके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन परिजनों ने मांगे पूरी न होने पर शव लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मामले को शांत करवाया गया। वहीं अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की जांच आगे किस एंगल से करती है। और दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी यानी कि ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर बटन दबाकर खुलने वाले चाकू बेचे जा रहे थे, जो कि कानूनन प्रतिबंधित है। दिल्ली के ख्याला इलाके में 2 अलग-अलग मर्डर के मामले सामने आए थे। पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू ब्लिंकिट से खरीदे गए थे। आरोपियों के बयान पर यकीन करना पुलिस के लिए भी मुश्किल था। सच्चाई जानने के लिए पुलिस टीम ने खुद ग्राहक बनकर ब्लिंकिट ऐप से बटनदार चाकू ऑर्डर किया। कुछ ही मिनटों में चाकू की डिलीवरी हो गई और इस बात की पुष्टि हुई कि प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित चाकू बेचे जा रहे हैं। जांच यहीं नहीं रुकी। पुलिस टीम ने दिल्ली के ब्लिंकिट डार्क स्टोर्स और वेयर हाउस पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कई दर्जन बटनदार चाकू बरामद किए गए। जब्त सामान की सूची तैयार की जा रही है और सप्लाई चेन की पड़ताल भी शुरू हो गई है। ये चाकू किस सप्लायर से आए, किस श्रेणी में अपलोड किए गए हैं और कितने ऑर्डर पूरे किए गए हैं, इसकी जांच चल रही है। ये मामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिकने वाले सामान की निगरानी और जवाबदेही को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व MLC और गैंगस्टर हाजी इकबाल की 270 करोड़ की 50 से ज्यादा संपत्ति को कुर्क करने का बड़ा आदेश जारी हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत हाजी पर ये सख्त कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसके ऊपर करीब 50 मुकदमे दर्ज है। सहारनपुर के अलावा दिल्ली, नोएडा और मेरठ में भी इसके खिलाफ मामले दर्ज है। पहली बार 2018 में गैंगस्टर एक्ट लगा,
फिर 2022 में अवैध खनन और अवैध कब्जा से इसने अकूत संपत्ति अर्जित की, लेकिन ये भूल गया कि ये योगी के यूपी में है। यहाँ जो भी अवैध होता है वो समतल हो जाता है। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। डीएम के आदेश के बाद गैंगस्टर मोहम्मद इकबाल की 56 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। आदेश जारी हो गया है, नोटिस चिपक गया है और इन सब की जानकारी गैंगस्टर को है, लेकिन वो कहाँ है ये पुलिस को पता नहीं है। हाजी इकबाल जी की प्रॉपर्टी को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं डीएम के द्वारा, पता ही होगा आपको। जी वो तो पता है जी, मैं इस बारे में सब जानता हूँ। अपराध की दुनिया से अर्जित अकूत संपत्ति का ये नजारा देखिए। महल जैसा मकान, स्कूल, कॉलेज, अरबों की प्रॉपर्टी सब इसने अपराध से अर्जित की, जिस पर अब जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। 13 जनवरी 2026 का ये कोर्ट के द्वारा जो नोटिस चस्पा किया गया था उस पर ये लिखा हुआ है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने फर्जी दरोगा का पर्दाफाश किया है। ये व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से वसूली किया करता था। किसी को शक नहीं हो इसलिए उसने कार के असली नंबर की जगह सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, कंधे पर स्टार, कमर में पिस्टल और गाड़ी पर इनकम टैक्स कमिश्नर का बोर्ड। जिसने भी संजय सिंह को देखा दरोगा ही समझा, लेकिन कानपुर पुलिस ने जब इस साहब की कुंडली खंगाली तो वो दंग रह गई। ये नकली दरोगा सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता था। ये गैंग इतना शातिर था कि लखनऊ में बकायदा प्राइवेट स्कूल और होटल किराए पर लेकर लड़कों की फर्जी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी करवाता था। रिजल्ट के नाम पर लड़कों को टहलाया जाता था और पैसे न मांगने के लिए वर्दी का रौब दिखाया जाता था। पूरी तरह से झांसा देकर के पैसे की ठगी करता था। तलाशी के दौरान उसके पास से पुलिस और सीबीआई के फर्जी आईडी कार्ड, एक पूर्व प्रमुख सचिव का लेटर पैड, पुलिस वर्दी, बेल्ट, जूते, पी कैप, लाइटर, पिस्टल, कारतूस और फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है। अगर बैंक के लॉकर में आपके भी गहने हैं और आप इस भ्रम में हैं कि आपके गहने सेफ हैं, तो जरा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली के कीर्ति नगर के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से करोड़ों रुपए का सोना गायब होने की सूचना मिली है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जहां ग्राहकों को बैंक के लॉकर से केवल खाली थैली मिली, आज भी ब्रांच मैनेजर नहीं है, सब गायब। खाली थैली दिखा जा रहे हैं। लॉकर से करोड़ों रुपए का गोल्ड गायब होने की खबर जैसे ही फैली, पंजाब नेशनल बैंक के आगे सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए और हंगामा करने लगे। दरअसल एक परिवार ने बैंक के लॉकर को आकर जब चेक किया तो लॉकर खुला मिला, जिसमें रखा करोड़ों रुपए का गोल्ड गायब है, जिसके बाद इसकी शिकायत दी गई। वहीं इस दौरान बैंक मैनेजर ने ग्राहकों को नहीं उकसाने की बात कही। आप भी पढ़ी लिखे ऐसे इंस्टिगेट प्लीज मत करिए। मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम ऑलरेडी इंस्टिगेटेड। छोड़ दो यार। हम लोग जब देख रहे हैं ऐसे मत कर। फिलहाल बैंक मैनेजर ने जांच का आश्वासन दिया है और मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने का भरोसा दिया है। और अब खबर बिहार की मधुबनी से, जहां पर जाली नोट का सरगना अबुल इनाम उर्फ यानी कि लादेन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस की लंबे समय से नजर थी, तो वहीं मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को यहां पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार ये जाली नोट का कारोबार पाकिस्तान से चल रहा था। पाकिस्तानी नागरिक भारत में जाली नोट लेकर आते थे और अबुल इनाम उर्फ लादेन को देते थे। आरोपी लादेन अपने साथियों के साथ मिलकर इन नोटों को बाजार में फैलाता था। पिछले साल के मार्च महीना में 500 थाना में एक जाली नोट हमने पकड़े थे। उसमें 3 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था, लेकिन उसमें जो मुख्य साजिश करता था, जिसका नाम लादेन और इनाम करके है, उसकी पुलिस को काफी लंबे टाइम से तलाश की, जिसके बाद पुलिस को सबूत मिलने के बाद आरोपी की घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। इस दौरान पूछताछ में पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली है कि आरोपी कैसे नकली पैसे लाता था, कहां भेजता था। वहीं पुलिस ने इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर पाकिस्तान हैंडलर का भी नाम पता कर इंटेलिजेंस एजेंसी को भेज दिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर शादियों में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए पंचायत ने 6 फरमान जारी किए हैं। इसमें एक फरमान ये भी है कि बारात देर से आने पर दूल्हा पक्ष पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा फरमान ये भी है कि रिश्ता तय होते समय होने वाले दूल्हा और दुल्हन के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान नहीं होगा। शादी की दावत एक ही बार होगी, बार बार मेहमान नवाजी नहीं की जाएगी। दोपहर 3 से 4 के बीच बारात आएगी। यदि बारात आने में देरी हुई तो 5000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से लड़का पक्ष पर जुर्माना लगेगा। संभल जिले में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मुस्लिम समाज की किदवई बिरादरी ने पंचायत की, साथ ही समाज के सभी लोगों के लिए फरमान जारी कर दिए गए हैं। नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस नियम को कोई नहीं मानता है तो हमारे जो बिरादरी की सदर है उसके खिलाफ जो बिरादरी की पंचायत तय करेगी उसके खिलाफ जो भी कानून लागू होगा उस पर उसे अमल करना पड़ेगा। पंचायत का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाना और आर्थिक बोझ कम करना है।
अगर आप LG, सूर्या या गोल्ड स्टार जैसे ब्रांड देखकर घरेलू सामान खरीदते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि कई ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। और इसकी तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर शातिर गिरोह आम लोगों को नकली सामान बेचकर मोटा मुनाफा यहां पर कमा रहे हैं। गैस चूल्हे से लेकर कुकर और मिक्सर तक सब नकली, पैकेजिंग भी हुबहू ब्रांडेड सामान जैसी। जब मेरठ में पुलिस और स्वाट टीम ने इस नकली सामान की फैक्ट्री पर छापा मारा तो पुलिस भी दंग रह गई। देखिए, यहीं से नामी कंपनियों के लोगो लगाकर नकली घरेलू सामान बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस को मौके से तैयार माल ही नहीं बल्कि इसे बनाने वाली पूरी मशीनरी और हजारों फर्जी ब्रांड स्टिकर भी बरामद हुए। कुल 192 नकली मिक्सर और कुकर बरामद हुए हैं। गोल्ड स्टार कुकर 48, LG मिक्सर स्टिकर 728, सूर्य स्टोव स्टिकर 178, गोल्ड स्टार फर्जी लोगो 846 है। इसके अलावा ड्रिल, खराद, हाइड्रोलिक मशीन भी बरामद की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इस फर्जी नेटवर्क से जुड़ी बाकी लोगों की तलाश जारी कर दी है। लेकिन हमारी सलाह है कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उनकी जाँच पड़ताल जरूर कर लें तो फायदे में रहेंगे, वरना आपका कुकर भी फट जाएगा। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में आइसक्रीम खाने के बाद एक युवती की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के बयान पर आपको बता दें मामला भी दर्ज कर लिया है और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। दर्ज बयानों के मुताबिक 22 साल की लड़की सोमा खातून पिछले 10 साल से एक घर में मेड का काम करती थी। देर रात लड़की की मां के पास घर के मालिक का फोन आता है और बताया गया कि उनकी बेटी की मैगी और आइसक्रीम खाने के बाद मौत हो गई। वो मैगी खाया था और आइसक्रीम खाया था, उसी टाइम मुँह के झाँच आ गया, मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। कल रात को हमें सूचना मिली एक भाई वो एक्सपायर हो गई है, ये भी मौके पर आ गए, निवारक कार्रवाई 170 की कर दी। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर। क्या सच में लड़की की मौत आइसक्रीम और मैगी खाने से हुई या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। सरकार, पुलिस, प्रशासन सब एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं और इन्हीं सिस्टम पर आम जनता की आस्था टिकी होती है कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन बार बार आवेदन के बाद भी जब सुनवाई नहीं होती तो वो गरीब अपने आत्मसम्मान को कुचलकर जमीन पर घसीटता हुआ उसी सिस्टम से लगातार गुहार लगाता है। और MP के डिंडोरी में ऐसा ही कुछ हुआ। जमीन विवाद में गरीब घसीटता हुआ इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा। मेरे को सुनवाई नहीं किया गया, देख लीजिए सब सुरक्षा बलों ने कई बार खड़े होने को कहा, लेकिन पीड़ित सुनवाई की गुहार लगाता रहा। हम कई बार देख चुके, सुनवाई नहीं हो रहा है। वहीं आखिरकार DM साहब की नींद खुली और पीड़ित की फरियाद सुनी। 2 साल से परेशान है। क्या नाम है आपका? उमेश्वर सिंह। पीड़ित का आरोप है कि राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते उसे लंबे समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। कई बार न्याय मांगने आ चुका है, लेकिन सिस्टम ने उसे घसीटने को मजबूर कर दिया है। और अब खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर वन वे ट्रैफिक सिस्टम के दौरान ट्रैफिक पुलिस का जवान बाइक सवारों से उलझ गया। इस दौरान पुलिस जवान ने न सिर्फ गाड़ी का चालान काटा है बल्कि अपशब्द का इस्तेमाल भी किया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहले इस बहस को सुनिए। का फाइन हो रहा है, बता देंगे ना हम क्या का फाइन हो रहा है, क्या कर रहे हो? हम बता देते हैं, दहिना चढ़ने के आदत छोड़ा देते हैं, दहिना चढ़ने के फाइन। भीषण जाम को देखते हुए शहर में ट्रैफिक व्यवस्था वन वे की गई थी। तभी बाइक सवार सड़क पार करता दिखा। ड्यूटी पर तैनात जवान मोबाइल निकालकर फोटो खींचने लगा। इसी दौरान बाइक सवार ने पूछा कि फोटो क्यों खींच रहे हो, तो जवान शांति से नियम बताने की जगह हेकड़ी झाड़ने लगा। बाइक सवार को देख लेने की धमकी देने लगा। इस बहस का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। का फाइन हो रहा है, बता देते हैं, दहिना चढ़ने के आदत छोड़ा देते हैं। अब लोग इस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जो वर्दी में ड्यूटी के दौरान लोगों को अपशब्द कह रहा है। यूपी के जालौन में तेज रफ्तार का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां पर एक फॉर्च्यूनर ने बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद कार सवारों ने युवक के साथ मारपीट भी की और ये पूरी घटना वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार आराम से सड़क के उस पार गया, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर आती है और बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धूल का गुबार उठता है और बाइक सवार सड़क किनारे जा गिरा।
हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद कार सवारों ने घायल युवक की मदद करने के बजाय उस पर हमला कर दिया। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि कार सवार युवक को घेरकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने ये सब देख रहे हैं। घटना सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई, लेकिन याद रखे कि तेज रफ्तार और लापरवाही सड़क को मौत का मैदान बना देती है। और केरल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ओट्टापल्लम में बड़ा हादसा हो गया है। चलती बस में यहां पर अचानक से भीषण आग लग गई है। ओट्टापल्लम से ये जानकारी सामने आई है और आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से गेट तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू भी पाया है, लेकिन ये तस्वीरें डराती है। आप देख सकते हैं केरल से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर चलती बस में भीषण आग लग गई और यात्री दहशत में थे। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं दिल्ली में जहां लोगों ने फरवरी में गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं उन्होंने अब पंखा चलाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन आज मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि फिर से सबने स्वेटर और रजाई ही निकाल ली है। दिल्ली में फरवरी का महीना आते ही मौसम एकदम बदल गया। गुलाबी ठंड की जगह तेज धूप पड़ने लगी। फरवरी में मार्च वाली गर्मी का एहसास होने लगा, तभी मौसम ने यू टर्न ले लिया और दिल्ली में देर रात से बारिश होने लगी। कल तक दिल्ली में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो फरवरी में 5 साल का सबसे गर्म दिन था। लोगों ने सोचा सर्दी खत्म हो गई, लेकिन बारिश ने लोगों की गलतफहमी पर पानी फेर दिया और साथ में चल रही ठंडी हवाओं ने फिर से कपकपी बढ़ा दी। धूप और फिर बारिश को एक कॉम्बो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बारिश की जब एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो कल के बाद फिर से दिल्ली में जो है टेम्परेचर्स में काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। वहीं बारिश के बाद यूपी में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब साफ है कि इतनी जल्दी ठंड जाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी के कारण जो लोग गर्म कपड़े समेट रहे थे वो फिर से निकाल लीजिए, क्योंकि बारिश से ठंड वापस आ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन की तपिश भले ही कम हो, लेकिन सुबह शाम कड़क ठंड का एहसास हो रहा है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है, इसलिए सर्दी की विदाई पर ब्रेक लग गया है। जो अलाव जलने बंद हो गए थे वो इस सिरहन के बाद फिर जलने लगे हैं। बारिश और ठंड की मार से यूपी वाले और कुछ दिन परेशान होंगे, तो इस जाती हुई ठंड से जरा बच के आपको थोड़ी सी लापरवाही अस्पताल के चक्कर कटा सकती है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है उनके घर आई एक और खुशखबरी। सीमा हैदर छठी बार मां बनी है और नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में सीमा हैदर की डिलीवरी की गई है। इस बार सीमा हैदर ने बेटे को जन्म दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मां बेटा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही सीमा हैदर को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। अस्पताल से सीधे सीमा अपने पति सचिन मीणा के साथ घर पहुंची, जहां परिवार और पड़ोसियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गौरतलब है कि सीमा के पहले से पाकिस्तानी पति से 4 बच्चे हैं, जबकि सचिन मीणा से ये दूसरा बच्चा है। करीब 11 महीने पहले ही सीमा हैदर ने एक बेटी को जन्म दिया था। साल 2023 में सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी और उनकी प्रेम कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी। फिलहाल नन्ही किलकारियों से परिवार में खुशियों का माहौल है। अगली खबर पंजाब के तरनतारन से, जहां पर शादी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दुल्हन पर 9 करोड़ रुपए की बारिश की गई। लेकिन इस करोड़ों की बारिश के पीछे का सच क्या है, इससे पर्दा हम उठाने वाले हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। सोशल मीडिया में तो तहलका ही मच गया। दूल्हा दुल्हन डांस फ्लोर पर खड़े हैं और उनके ऊपर नोटों की बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुबेर का खजाना खुल गया हो। पूरा डांस फ्लोर नोट के ढेर से छुप गया है और फिर भी रिश्तेदार दोनों पर नोट उड़ा रहे हैं। करीब 30 मिनट तक ये नोट बरसते रहे। डीजे वाला बैग और चादर में नोट और डॉलर भरकर ले गया। ये तो था वायरल वीडियो, लेकिन इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई कि दुल्हन के ऊपर 9 करोड़ की बारिश हुई है। लेकिन जी न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो सच सामने आया और पता चला कि 9 करोड़ नहीं बल्कि 3 लाख रुपए उड़ाए गए थे। कोई लिखी जाता 8 करोड़, कोई लिखी जाता 10 करोड़, कोई 10 लाख लिखी जाता, कोई कुछ। वो इन्ना पैसा नहीं, सिर्फ 3 लाख रुपया टोटल मतलब होया वा। बिहार के समस्तीपुर में एक फर्जी टीटी के पकड़े जाने का मामला सामने आया है। ये शातिर ठग दरभंगा आनंद विहार एक्सप्रेस पे टीटी बनकर बेटिकट यात्रियों से लगातार वसूली कर रहा था। रेलवे के दूसरे अधिकारियों ने वसूली के दौरान इसे देखा तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के शिकंजे में फंसा ये वही शख्स है जिस पर फर्जीवाड़ा करने का इल्जाम लगा है। चलती ट्रेन में ये रिजर्व डिब्बे में चढ़कर यात्रियों के टिकट चेक करने लगा।
एक तो इसकी हालत अजीबोगरीब थी, ऊपर से ये नशे में धुत था, जिसके बाद यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर दूसरे डिब्बे में मौजूद टीटीई और रेलवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे तो मामले का खुलासा हो गया। जांच में पता चला ये नेपाल का रहने वाला है, हालांकि उसके पास कोई कागज नहीं मिला। हद तो ये हो गई कि ये अब भी सफाई दे रहा था। और रात में थोड़ा नशा थोड़ा ज्यादा हो गया था, ड्रिंक कर लिया था बॉर्डर साइड में। तो एक दो आदमी से मैं पूछा कि टिकट है, टीटी आएगा तो फाइन मार देगा। अब वही मेरे ऊपर कलंक डाल दिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो पंजाब के मोगा से चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां पर दुकान के अंदर मंदिर से नकदी चोरी कर ली गई, लेकिन इस चोर को तुरंत ही यहां पर अपनी करनी का फल भी मिल गया। चोरी के कुछ सेकंड बाद ही वो पकड़ा गया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि थैला लेके जा रहा एक शख्स रुकता है, इधर उधर देखता है, भीड़ कम थी तो एक दुकान के अंदर घुस जाता है। युवक चुपके से दुकान के अंदर छोटे से मंदिर के पास पहुंचा और दान पेटी से पैसे निकालने लगा। पहले तो पैसे जमीन पर गिर गए, फिर उसने जमीन से पैसे उठाए तो इतने में मालिक वहां आधम का और भागते हुए चोर पर लाठी से वार कर दिया। चोर आगे आगे और मालिक डंडा लेकर पीछे पीछे। इस भागम भाग को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उसे पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक ने पूछताछ में बताया कि उसने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की थी।